अगर आप ट्वेल्थ हिंदी के इन 22 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप ट्वेल्थ में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2022 देना है तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ट्वेल्थ हिंदी के यानी कि पूरे हिंदी के 22 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, जिस तरह मैं बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह पढ़ लेते हैं तो आपको 100 में 100 मार्क मिलेंगे। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे मार्क मिलेंगे। सिर्फ आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस चैप्टर से ज्यादातर गद्यांश पूछे जाते हैं और इस बार किससे पूछे जा सकते हैं, किस चैप्टर से पद्यांश आएंगे, कौन सा जीवन परिचय आपको पढ़ना चाहिए, श्लोक किस चैप्टर का पढ़ना चाहिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छा मार्क आपका आए। रस छंद अलंकार में आपको क्या पढ़ना है, कहानी में आपका पंचलाइट अथवा बहादुर कौन सी कहानी हमारे लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी 2022 के लिए, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर हिंदी का तो आप बता रहे हैं लेकिन और सब्जेक्ट जो है उनका, तो उनका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जैसे पूरे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, पूरे फिजिक्स के, पूरे इंग्लिश के, तो उसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्वेल्थ हिंदी के 22 ऐसे टॉपिक जिनको पढ़कर आप हिंदी में 100 में 100 ला सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। ठीक है, अगर आपको सभी चैप्टर का चाहिए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी में जो है सबसे पहला जो टॉपिक आपका होगा, फर्स्ट क्वेश्चन जब आपका पेपर आएगा उसमें हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूँ हिंदी के, और उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, लगभग 20 से 25 वीडियो उसमें आपको मिल जाएंगे। अगर आप वो वीडियोस देख लेते हैं तो आपके हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आसानी से क्लियर हो जाएंगे और 10 नंबर भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप लोग अपनी बुक से पढ़िए, यानी कि आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, इसमें तो कोई ट्रिक है नहीं कि आप ये बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लें आपका नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अब जो ट्रिक हमारा है सेकेंड में है। देखिए, इसके बाद हमसे गद्यांश पूछा जाता है। अब गद्यांश किस चैप्टर से आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इतिहास गवाह है कि जो फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, और जो सेकंड चैप्टर है अशोक के फूल, इन दोनों से ज्यादातर गद्यांश पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इन दोनों चैप्टर के जितने भी गद्यांश है उनको पढ़ लेने हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण गद्यांश में राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल। राष्ट्र का स्वरूप जो है इसको लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल ने, और अशोक के फूल के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनकी जीवन परिचय और इनका जो ये है आपका जो ये चैप्टर है, इससे गद्यांश पूछे जाते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इन दोनों चैप्टर के गद्यांश को पढ़ लें। बाकी जो भाषा और आधुनिकता और सब चैप्टर हैं उनके आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन इन दोनों का सबसे पहले। ठीक है, मैं भी बहुत सारे गद्यांश आपको पहले ही सॉल्व करवा चुका हूँ। कुछ प्लेलिस्ट मैं आपको हिंदी का दे दूंगा नीचे, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से वीडियोज को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारा है महत्वपूर्ण पद्यांश। अब पद्यांश में आपको क्या पढ़ना है, देखिए कौन कौन से चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पद्यांश में आपके शीर्षक हैं। तो इसमें फर्स्ट पवन दूती का, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, दूसरा श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद का, और थर्ड है गीत महादेवी वर्मा का। गीत में आपको गीत फर्स्ट सेकंड मिल जाएगा। तो आपको ये तीनों जो आपके शीर्षक हैं इनसे रिलेटेड जो पद्यांश है उनको सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो आपको पवन दूतिका के जितने भी गद्य पद्यांश हैं, ठीक है, जितनी भी लाइन है उनका हिंदी मीनिंग आना चाहिए पवन दूतिका की। ठीक है, जितने पूरे चैप्टर का हिंदी मीनिंग, श्रद्धा मनु का भी आपको आना चाहिए, तभी आप लोग वहां पर जाकर लिख पाएंगे। तो महत्वपूर्ण पद्यांश में बात किया जाए तो ये तीनों जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा हमारा है लेखक का जीवन परिचय। अब देखिए, जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, अब जीवन परिचय में आपको किस लेखक का जीवन परिचय ज़्यादातर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो उसमें दो लोग आते हैं, एक वासुदेव शरण अग्रवाल जी, एक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और इन्हीं के चैप्टर के गद्यांश भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मैंने ऊपर आपको बताया वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने राष्ट्र का स्वरूप लिखा है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का चैप्टर है अशोक के फूल। तो इनसे ज़्यादातर गद्यांश भी आते हैं और इन्हीं के जीवन परिचय भी आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर आने के चांसेस हैं। तो आप लोग इनके जीवन परिचय को पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे जिस तरह से आपका पेपर होगा उसी प्रकार से मैं बताते हुए चल रहा हूं कि अब आपका जीवन परिचय लेखक का है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है
कवियों का जीवन परिचय। ठीक है, अब देखिए लेखक का जीवन परिचय हमसे पूछा जाता है कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियां लिखी या साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां लिखी हैं। तो देखिए जीवन परिचय जो है मैं बहुत सारे आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग सर्च करेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय शुभम लेक्चरर तो आपको वीडियो मिल जाएगा। आप जिनका भी सर्च करना चाहते हैं पीछे शुभम लेक्चरर लगाइए। अगर मेरे वीडियो से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है कवियों में। ठीक है, तो इन दोनों के जीवन परिचय का आप लोग कहेंगे कि सर पढ़ाइए, तो इनको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। जब आप कहेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय शुभम लेक्चर तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और ये दोनों जीवन परिचय आपके हिंदी पद्य में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कवि जो हैं जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा, और यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ऑप्शनल में है, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के जीवन परिचय को भी पूछा जा सकता है। तो इन 3 जीवन परिचय को आपको इसमें तैयार कर लेना है। 2 तो बिल्कुल मेन है, इनको आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो ये आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग नहीं जानते किस तरह लिखते हैं तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, देखिए अब यहाँ पर कहानी आती है, एक पंचलाइट एक बहादुर। तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए या पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। तो पंचलाइट कहानी का उद्देश्य और सारांश आपको दोनों पढ़ लेना है, कुछ भी नहीं है। देखिए आप लोग पंचलाइट कहानी लीजिए, आप लोग सर्च करेंगे पंचलाइट कहानी तो सबसे ऊपर मेरा वीडियो आ जाएगा। ठीक है, पंचलाइट कहानी शुभम लेक्चर सर्च करेंगे तब तो मिल ही जाएगा। तो आप लोग वहाँ से पंचलाइट कहानी को समझ सकते हैं। और वैसे मैंने इस तरह आपको बताया वीडियो में कि आप लोग अच्छे सुनने मात्र से ही आप उस कहानी को जान जाएंगे। जैसे आप किसी कहानी को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता है, वैसे अगर जिस तरह मैंने बताया पंचलाइट कहानी अगर आप लोग सुन ही लेते हैं तो आपको पूरी कहानी आ जाएगी। सारांश में आपको कहानी ही लिखनी होती है और उद्देश्य भी मैंने आपको बताया है, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। या फिर आप लोग क्या कीजिए, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य शुभम लेक्चरर आप सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। सारांश चाहिए तब भी आप सर्च कीजिए, यानी कि अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, अगर आपने अब तक इसे नहीं पढ़ा है तो आप लोग सर्च करके पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आज ही पढ़ लीजिए क्योंकि कहानी जो है एकदम क्लियर है, आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। 7 है बहादुर कहानी का उद्देश्य। देखिए पंचलाइट के साथ एक बहादुर कहानी है। ठीक है, इसका उद्देश्य और सारांश भी आपको पढ़ लेना। दोनों कहानी आप जाइए पढ़ लीजिए, 10 मिनट लगेंगे 20 मिनट और आपको पूरी कहानी याद हो जाएगी। उसी को आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं खंड काव्य की। अब खंड काव्य में मैं ये नहीं कह सकता आप इस खंड काव्य को पढ़ें क्योंकि आप लोगों का अलग अलग खंड काव्य होता है। आप जिस जगह से हैं उसका खंड काव्य अलग हो सकता है, कुछ बच्चे अलग से हैं तो उनका खंड काव्य अलग हो सकता है। तो आपके जो पेपर में आपके जो जिले में खंड काव्य है उसको आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को त्यागपति हो सकता है, रश्मिरथी हो सकता है, श्रवण कुमार हो सकता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप में क्या है। ठीक है, कौन सा खंड काव्य है। ठीक है, उस पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो हिंदी गद्य पद्य है यानी कि 50 नंबर यहाँ पर हमारा क्लियर होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा संस्कृत से लेकर पूरा व्याकरण 50 नंबर अब इधर हम देखेंगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपसे संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश पूछा जाएगा, यानी कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए हिंदी अनुवाद कीजिए। ठीक है, आपको एक संस्कृत का पैसेज दे दिया जाएगा गद्यांश, उसका आप लोगों को संदर्भ लिखना है कि ये किस चैप्टर से है और उसका अनुवाद लिखना है हिंदी अनुवाद। ठीक है, तो इसमें 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है संस्कृत भाषायाम महत्तम और दूसरा है महामना मालवीय। इन दोनों चैप्टर के जो गद्यांश हैं वो आते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए, उसका हिंदी निकाल लीजिए, समझ लीजिए, ताकि अगर आपके एग्जाम में आए तो आप मिस ना करें। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर्स के गद्यांश को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ताकि आपका 7 नंबर आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पढ़ लेंगे। संदर्भ लिखना भी मैं आपको बता चुका हूँ, जब आप लोग सर्च करेंगे 12th हिंदी संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है, तो आपको वीडियो मेरा मिल जाएगा। वहां से जाकर आप संदर्भ लिखना भी सीख सकते हैं और इन चैप्टर्स के गद्यांश भी मैंने पढ़ा रखे हैं, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो गद्यांश हैं ये संस्कृत के महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिनसे गद्यांश आते हैं। उसके बाद में 10 नंबर है संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश। अब पद्यांश में एक चैप्टर जो है वो है सुभाषित रत्नानी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर आप इन चैप्टर के सभी श्लोकों को हिंदी के साथ पढ़ लेते हैं, सुभाषित रत्नानी चैप्टर के सभी श्लोकों को अगर आप हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लेते हैं तो आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। यानी कि इस चैप्टर से एक ना एक पद्यांश पूछा जाता है, एक ना एक श्लोक। ठीक है, अब जातक कथा तो मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इस चैप्टर में एक नीचे जो है गद्यांश पद्यांश दिया गया है, एक श्लोक छोटा सा, वही आपको पढ़ लेना है। ठीक है, देखिए जो सुभाषित रत्नानी चैप्टर है इसी में आपका पद्यांश है भी, बाकी चैप्टर्स में एक एक जो श्लोक है वो दे दिया गया है,
तो उसको तो आप पढ़ ही सकते हैं, लेकिन सुभाषित रत्नाकर का एक भी श्लोक आप मत छोड़िएगा। इसका आप लोग अच्छे से संदर्भ लिखना सीख लीजिए और एक एक का हिंदी मीनिंग भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 11 नंबर में महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियों में तो ये बता नहीं सकता कि कौन से मुहावरे इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कुछ मुहावरे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, डेली आपको 5 से 10 मुहावरे डेली पढ़ने हैं, बस आपको समझ में आ जाएगा। वैसे पूरे ग्रामर की तैयारी मैं आपको करवाता रहता हूँ। 12th इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे 2022, तो आपको पूरा प्लेलिस्ट में आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। संधि विच्छेद, अब संधि विच्छेद में आपको क्या करना होगा, संधि विच्छेद आपको दिया रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप उसको करना होगा, तो ये भी आपको आना चाहिए। इसके भी आप क्वेश्चन डेली सॉल्व करते रहें। विभक्ति और वचन के भी क्वेश्चन आपको 5 से 10 क्वेश्चन, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना आप डेली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग डेली 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे तो 30 दिन में आपका कितना हो जाएगा, 150 क्वेश्चन, वो काफ़ी है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो ये सब आपको इस तरह से पढ़ना है। इसमें कोई ट्रिक तो है नहीं कि संधि विच्छेद में ये वाला इंपॉर्टेंट है, विद्यालय का इंपॉर्टेंट है, सुरेश का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो मैं एकदम गारंटी तो ले नहीं सकता, लेकिन आपको यहाँ पर इनके क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए यहाँ पर और भी टॉपिक है, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन। इनके भी क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन जितना आप डेली सॉल्व कर सकते हैं, डेली सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसमें आपको डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया उसको अगर आप देख लेते हैं एक बार, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब अगला हमारा टॉपिक आता है रस। रस में जैसे आपका हास्य रस, करुण रस, ठीक है। तो रस और छंद अलंकार, इन तीनों के नंबर आपके बिल्कुल क्लियर रहते हैं। आप अगर रस पढ़ लेते हैं, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, तो आपका 2 नंबर तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिए, रस पढ़िए, जैसे हास्य रस है इसके डेफिनेशन को पढ़िए, ठीक है। सब कुछ आपको पूरी तरह से पढ़ना है, एग्जाम्पल को पढ़िए, तो ये 2 नंबर आपका बिल्कुल पक्का रहता है। 2-3 रस आपको पढ़ने होते हैं, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, ठीक है। तो इन्हीं 3 को। छंद में आपका जैसे चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियाँ, ये सब आपको पढ़ लेना है। 4 आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन पढ़ना है, उसका एग्जाम्पल में मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं वो आपको जानना है। तो आप लोग ये सब पढ़ सकते हैं। वैसे रस, छंद, अलंकार इन 1 वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, एक ही वीडियो में रस, पूरा छंद, पूरा अलंकार। मेनली मैं 12th वालों के लिए वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, जिसमें आपको रस, छंद, अलंकार सभी मिल जाएंगे। सभी का मैंने डेफिनेशन, एग्जाम्पल और मात्राओं को गिनना भी सिखा दिया है। तो आप लोग जब सर्च करेंगे रस, छंद, अलंकार, शुभम लेक्चर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। 15 से 20 मिनट का वीडियो आप उसको देख लेंगे, काम बन जाएगा। अलंकार में आपका रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष, ये सब अलंकार आते हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर भी 2 नंबर क्लियर, तो ये 6 नंबर क्लियर करना है। तो एक वीडियो को मात्र आप देख लीजिए, उसी में आपका ये क्लियर हो जाएगा, सर्च करके आप देख सकते हैं। 21 नंबर टॉपिक है पत्र लेखन। अब पत्र लेखन आपको सीखना है कि आखिर हम पत्र लिखते कैसे हैं, ठीक है। पत्र लेखन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, अपने जो स्टडी मटेरियल है उसमें देखना है। वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, उसमें जाइए, देखिए पत्र कैसे लिखते हैं, उसका पैटर्न आपको मालूम हो जाएगा। किसी भी टॉपिक पर पत्र अगर आपको लिखना होगा आप लिख लेंगे। सिर्फ आपको ये समझना है कि आखिर पत्र हमें लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोगों को इसको पढ़ लेना है। लास्ट वन टॉपिक 21 आता है निबंध। अब निबंध जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निबंध आपका टॉपिक दे दिया जाएगा 4-5 ऑप्शंस, उसमें से एक आपको निबंध लिखना होगा। जैसे आपको दिया गया जो इस वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, वो निबंध मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। फर्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान। इस निबंध को पढ़ लेना है, ठीक है। सब कुछ आपको हेडिंग आना चाहिए, प्रस्तावना कैसे लिखते हैं, कुछ पूरा हेडिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध बता चुका हूँ ऑलरेडी। आतंकवाद, समस्या और समाधान, जो आतंकवाद है, टेररिज्म, ये इसका समस्या किस प्रकार की, समाधान कैसे करें, इस पर आपको निबंध लिखना आना चाहिए। ये आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी आपको पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम आज इंडिया में बन चुकी है बेरोजगारी, तो इस पर भी आपको निबंध लिखना आना चाहिए। यहाँ पर भारत में बेरोजगारी की समस्या रहना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग लिख दीजिए समस्या, मैंने संख्या लिख रखा था तो समस्या, ठीक है। उसके बाद में 4th नंबर है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, यानी कि जो जनसंख्या लगातार भारत में बढ़ रही है उसकी समस्या जो है उस पर आपको निबंध लिखना आना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि कोरोना वायरस जो है
इस पर आपको निबंध लिखना आना चाहिए। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो कोरोना वायरस, पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान, इन सब पर मैं आपको ऑलरेडी निबंध प्रोवाइड करवा चुका हूँ। सर्च करेंगे पीछे शुभम लेक्चर लगाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि जो कोरोना वायरस है उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार से प्रभाव डाला और कोरोना वायरस है क्या, इस पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है हेडिंग के साथ सब कुछ कि आपको किस प्रकार से लिखना है, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इन्हीं 22 टॉपिक को आपको पढ़ना है। अब आई होप कि आपको इससे कुछ आइडिया मिला होगा कि हमें कौन से गद्यांश पढ़ने हैं, कौन से जीवन परिचय पढ़ने हैं, श्लोक क्या पढ़ना है, कहानी कौन सी पढ़नी है। तो मैंने आपको एक टिप्स बताने की कोशिश की। बाकी तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना वर्क करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? क्या इसी तरह का वीडियो आप इंग्लिश का भी चाहते हैं या अन्य सब्जेक्ट का भी चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें।